लिखें, हेडिंग डालिए। थोड़ा सा चैप्टर बचा हो, इसको खत्म करें, ईएमआई शुरू करेंगे। देखो, हल्का सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब इस वाली बात को फिर से सुन लीजिए। यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। चलो देखो, अब बातचीत बंद करें। एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी एम्पियर पर मीटर। आई और बी सेम ही बनता है। करें, शुरू करें। चलो अब बातचीत बिल्कुल बंद करो, अच्छे से पढ़ लो। इस कर्व को पढ़ने के लिए पहले एक इमेजिनेशन करिए। एक लोहे की कील लें, उसके ऊपर वायर को लपेट देते हैं। जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराते ही बताइए क्या होगा। लोहे की कील में मैग्नेटाइजेशन पैदा होगा। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे, लोहे की कील में जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। आप करंट बढ़ा रहे हो, मतलब क्या बढ़ रहा है पता है? एच। किसी को एच का फॉर्मूला पता हो? एच बराबर एन आई। एच बराबर एन आई। तो जैसे जैसे करंट हम बढ़ाएंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगा तो उस लोहे की कील के अंदर आने वाला जो मैग्नेटाइजेशन है वो भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए कर्व कैसा आता है, इस तरह से। जैसे जैसे आप एच बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आई बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं एक पॉइंट के बाद वो क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया है। सैचुरेशन का क्या मतलब है? इसके बाद आप एच और बढ़ाओगे, अब फर्दर आई बढ़ेगा। जितना अलाइनमेंट होना था हो चुका, अब फर्दर अलाइनमेंट होगा नहीं। जितना मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन आना था वो आ चुका। इसके बाद अब कर्व में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बताइए ए क्या है? ए क्या सैचुरेशन आ गया? क्या कर्व ओ ए को डिफाइन कर सकते हो? बताओ ओ ए में क्या हुआ, कोशिश करिए। जैसे जैसे मैंने एच बढ़ाया, मेरा आई बढ़ता गया और पॉइंट ए पर क्या आ गया, सैचुरेशन। बताइए क्या ये कर्व समझ में आ रहा है? वहीं पास में लिख लीजिए ओ ए। ओ ए का एक्सप्लेनेशन लिख लो। ओ ए का एक्सप्लेनेशन लिख लो। जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे वैसे वैसे बच्चों आई या बी बढ़ता जाएगा। आई या बी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उस सब्सटेंस के अंदर जो चुंबक के गुण आ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। मन में वो रखो प्रैक्टिकल। लोहे की कील वायर को लपेटा हुआ है, करंट को पास कर रहे हैं। करंट को पास करने पर लोहे की कील के अंदर चुंबक के गुण पैदा होंगे। अच्छी भाषा में बोलें तो लोहे की कील मैग्नेटाइज होगी। और अच्छी भाषा में बोलें, वो जो आयरन नेल है उसके अंदर क्या डेवलप होगा, मैग्नेटाइजेशन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब क्या हुआ गुरुजी, इसके बाद क्या? अब आगे बढ़ने का तो कोई फायदा था ही नहीं, क्योंकि आगे तो क्या आ चुका था, सैचुरेशन। आगे का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, चलो साहब अब एच को क्या करो, कम करो। एच को कम करेंगे तो आई भी कम होगा। पर मजे की बात, कर्व ने अपने पाथ को रिट्रेस नहीं किया। कर्व किसी दूसरे पाथ से पीछे आया। किसी दूसरे पाथ से पीछे आया। एच कम हो रहा है, आई कम हो रहा है, एच कम हो रहा है, आई कम हो रहा है, पर कर्व ने अपने पाथ को रिट्रेस नहीं किया। कर्व यहां आया। जरा पॉइंट बी को देखिए, बड़ा जबरदस्त कर्व है। पॉइंट बी पर क्या जीरो है? एट बी क्या जीरो है? मतलब आपने बाहर वाली करंट को
कौन बात कर रहा है? इस सेकंड वाला भाई खड़ा हो जा। हाँ, टोपी के पास वाला। हाँ, क्यों बात कर रहे हो? मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? वेरी गुड। सर आपको लग रहा है। एट बी एच क्या हो गया? जीरो हो गया। आपने एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर भी अगला शब्द बड़ा जबरदस्त है। बाहर की करंट को बंद करने के बाद भी लोहे की कील में कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया। दैट बचा खुचा मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। कौन सा हिस्सा है बताइए? ओबी। जरा ओबी को ध्यान से देखें। आपने बाहर वाली फील्ड को ऑफ कर दिया, फिर भी उसके अंदर कुछ चुंबक के गुण रह गए। दैट बचा हुआ इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। कौन से पार्ट से दर्शाया गया है बताइए? ओ बी। एंड ओ बी इज वॉट? रिटेंटिविटी। बोले तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये बात समझिए। एच जीरो हो गया, मन में वो प्रैक्टिकल चलेगा, मजा तभी आएगा। एच जीरो मतलब आपने करंट को स्विच ऑफ, उसके बाद भी लोहे की कील में अभी भी चुंबक के कुछ गुण रह गए। जो पार्ट रह गया बचा कुचा, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल। क्या कहलाता है? रेजिडुअल। देखो यहां तक आ गए क्या? ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। देखते जाइए, मस्त। सब बात लिख लीजिए। ओबी इज कॉल्ड रेजिडुअल, जो हिस्सा बचा हुआ रह गया। यहीं से एक सवाल बनता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने हैं। कौन है परमानेंट मैग्नेट? जो हमेशा एक चुंबक की तरह व्यवहार करें, मतलब उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है या नहीं है? हमेशा रहे। तो रेजिडुअल क्या होना चाहिए? हाई। रिटेंटिविटी हाई। एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिन्हें बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। आपने करंट को फ्लो कराया, चुंबक बन गई, करंट बंद, चुंबक का प्रभाव खत्म। उसके अंदर रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए? लो। क्या बात क्लियर है? अभी सब लिखाऊंगा पॉइंट, चिंता मत करिए। क्या 2 स्टेप क्लियर है? तो हाँ बोलिए। एक स्टेप और बचा है, बस फिर खत्म है। अब आपने क्या किया? पहले क्या किया था? एच बढ़ाया, यस। फिर एच को क्या किया? कम किया। अब एच को रिवर्स में बढ़ा रहे हैं। देखिए, रिवर्स। सर रिवर्स में बढ़ाने का मतलब क्या होता है? पहले करंट क्लॉकवाइज फ्लो करा रहे थे, अब करंट एंटी क्लॉक। इस पॉइंट सी को चेक करिए। आपने कुछ एच लगा रखा है, बट अब उसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है। स्टेप नंबर 3। अब आपने एच किस में लगाया? रिवर्स में। एच है, पर एच आपने रिवर्स में लगाया ताकि उसके अंदर जो रेजिड्यूल रह गया है बच्चों, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए? नष्ट। और इसी पार्ट को बोलते हैं कोरेसिविटी। ओसी। ओसी इज कॉल्ड कोरेसिविटी। क्या होता है आशीष सर कोरेसिविटी? सरल हिंदी भाषा में बोलिए। कितना रिवर्स में एच लगाएं ताकि उसके अंदर का रेजिडुअल खत्म हो जाए? कितना रिवर्स में एच लगाएं? एच की कुछ वैल्यू है ना, -1, -2, -3, -4। एच की वैल्यू -4 है, परंतु बी की वैल्यू 0 है। कितना रिवर्स में लगाएं ताकि उसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाए? दिस इज कॉल्ड कोरेसिविटी। सोच के बताइए ताकि अच्छा लगे। परमानेंट मैग्नेट की कोरेसिविटी ज्यादा या कम? क्यों? थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो दिमाग को थोड़ा खुशी मिलेगी। परमानेंट मैग्नेट कौन? नाम से स्पष्ट है, परमानेंट। जो हमेशा चुंबक की तरह व्यवहार करें, मतलब उनका चुंबकत्व कभी खत्म, चाहे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो, मौसम में परिवर्तन हो, कुछ रिवर्स में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाए, पर उसके अंदर चुंबकत्व डिस्ट्रॉय होना। व्हाट इज कोरेसिविटी? कोरेसिविटी क्या है? कितना रिवर्स फील्ड लगाएं ताकि उसके अंदर रेजिडुअल खत्म हो जाए। कोरेसिविटी जितनी ज्यादा होगी,
उसके अंदर के चुंबकत्व के गुण को हटाना उतना ही कठिन होगा। इसलिए कहा जाता है फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए। हाई कोरेसिविटी जिसके अंदर होती है स्टील में होती है एल निको। कभी आपने सुना हो एल निको, एक एलो है, एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट, इसे बोलते हैं एल निको, AlNiCO, एल निको। Al एल्यूमिनियम, Ni निकल, CO एल निको। ये सब लिखाऊंगा, सारे सवाल हैं परीक्षा के। बोलिए क्या कर क्लियर है? सारे पार्ट खत्म। अब सिर्फ वही होगा, अब आप H को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर क्या होगा? सैचुरेशन। फिर कर्व अपने पाथ को वैसा का वैसा उल्टा दिशा में फॉलो करेगा। देखते जाइए, अब कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ बताइए? H बढ़ाएंगे I बढ़ेगा, यहाँ पर क्या आ गया? सैचुरेशन। फिर वापस H को कम किया, रेजिडुअल। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हैं। ये क्या है बताइए? रिटेंटिविटी। और ये पार्ट भी बराबर हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोरेसिव। बना ले। बाकी सारा का सारा प्रोसेस फिर रिपीट हो रहा है। 3 स्टेप आपको समझ में आने चाहिए, देख लीजिए तसल्ली से। थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनते। 2 तरह के मैग्नेट होते हैं, एक कहलाते हैं परमानेंट मैग्नेट, एक कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का दूसरा नाम है हार्ड मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का दूसरा नाम है सॉफ्ट मैग्नेट। एक बार और समझा रहा हूं ताकि इनका डर हटे, क्योंकि ऐसी चीजें ना कम पड़ी जाती हैं, हम दूर भागते हैं। एक बार 2-3 बार दिमाग में बैठेगी ना तो क्या एक रिलैक्स रहता है कि हाँ चीज समझ में आ गई। इसलिए एक बार और समझाता हूँ, पहले आप देख लें, सारी बातें लिख ली क्या आपने? चलो अब फटाफट 2 कर्व बना के देखो। सभी सब्सटेंस का ये जो कर्व होता है वो अलग अलग बनता है। ये कर्व किसका है? ज्यादा एरिया का स्टील। ये किसका है? सॉफ्ट आयरन। आप ध्यान से देखो, एक नई चीज और पता चल रही है। किसका एरिया अंडर द लूप ज्यादा है? किसका एरिया अंडर द लूप ज्यादा है? स्टील का। तो एरिया अंडर द लूप ये देता है, या एरिया ऑफ द लूप भी कह सकते हैं, ये देता है एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। अब आपको कि सर ये एनर्जी लॉस क्यों हो रही है, क्यों एरिया कम चाहिए, वो भी आपको बता देता हूँ। आप देखिए आप क्या कर रहे हो, पहले लोहे की कील को मैग्नेटाइज कर रहे हो, फिर लोहे की कील को डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, तो हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ रहा है ताकि वो चुंबक क्या बने, कील चुंबक की तरह व्यवहार करे। फिर उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ रहा है, तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी एनर्जी भी खर्च ज्यादा होगी। तो बताइए कौन कम एनर्जी लॉस करेगा, सॉफ्ट आयरन या स्टील? सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी लॉस कम होगा। ये सब प्रैक्टिकल कर्व हैं, आप नहीं बता सकते देख करके सर स्टील का और कोबाल्ट का बताओ किसका ज्यादा होगा, कोबाल्ट और निकल का बताओ किसका ज्यादा होगा। कोई मटेरियल देखकर नहीं बता सकता। ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल ग्राफ बनाए गए हैं। हर सब्सटेंस का ग्राफ
इस तरीके का होगा, पर एग्जैक्ट सभी का एरिया सेम होगा ये कोई जरूरी नहीं है। दीज ऑल आर एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। अब सर नीट में काम काम की बातें बता दो, तो मैं काम की बातें सारी आपको लिखवा देता हूं, जिससे अपना प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये सारे पॉइंट लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। टेंजेंट गैलोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, फिर अभी साइक्लोटोन पढ़ाऊंगा, साइक्लोटोन, हिस्टेरिस कर्व। इन पे सवाल बहुत कम आए हैं, पर पढ़ने जरूरी होते हैं। नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। किताब में दे रखे हैं, इसलिए पढ़ना सब है। ये बात है, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, इन पर प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, वो हमेशा ही आएंगे क्वेश्चन। चलो अब प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फटाफट। मुझे बताइए हार्ड मैग्नेट के लिए क्या सुटेबल है। हार्ड मैग्नेट बोले तो परमानेंट मैग्नेट। जल्दी से बताइए प्रॉपर्टी। रिटेंटिविटी हाई। आप खुद सोचो, अच्छा परमानेंट मैग्नेट कौन होगा, जिसके अंदर रेजिडुअल ज्यादा हो, रिटेंटिविटी। कोरेसिविटी भी क्या हो। क्यों, थोड़ा इसको हिंदी में बोलो तो सही, बिल्कुल रटने का क्या फायदा है। हाई कोरेसिविटी का क्या मतलब, उसके अंदर के चुंबकत्व के गुण सरल, आराम से नष्ट होने नहीं चाहिए। हल्का फुल्का टेम्परेचर वेरिएशन, मौसम में बदलाव, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण भी उसके अंदर चुंबकत्व के गुण खत्म होने नहीं चाहिए। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट। किसको सुटेबल माना जाता है, स्टील। और एलॉय, एलॉय है एल निको। दूसरा होता है सॉफ्ट मैग्नेट। सॉफ्ट मैग्नेट बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बताइए सरल भाषा में, जो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएं और तुरंत ही डीमैग्नेटाइज हो जाएं। सर कोई डेली लाइफ में बताइए, अपने जो घर की डोरबेल होती है, लाउड स्पीकर है, इनमें क्या लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तुरंत करंट फ्लो कराया, मैग्नेटाइज हो गया, अपनी काम किया, और वापस से तुरंत क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज। इलेक्ट्रोमैग्नेट। रिटेंटिविटी लो, लो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। कोरेसिविटी और कौन होगा, सॉफ्ट है। ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। आयरन कौन है, फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो मैंने आपको लिखा दिए, जिस पर न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला तो है नहीं, थ्योरेटिकल प्रश्न बन सकते हैं, वो अपन को आने चाहिए। बढ़े आगे, लिखें, लाइन चेंज करके खत्म करके लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट। कंसेप्चुअल पॉइंट। डायग्राम बना लीजिए।
चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लेते हैं, जो हम सभी को याद है, आईआईटी में पूछा गया था एक बार। टेंशन जो होता है वो होता है RD। अपने ELP में भी एक सवाल है, एक बार मैं आपको इसको डिराइव करके दिखा देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप देखें, आर्बिटरी शेप का लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। दो शब्द चमकने चाहिए, मैंने आपको खूब पढ़ाया है, इसलिए मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि अगर लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स हमेशा 0। दो शब्द पकड़ने हैं, लूप होना चाहिए और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो फोर्स हमेशा 0। देखिए लूप भी है और यूनिफॉर्म फील्ड भी है, फोर्स कैसे 0 है? आइए चेक करें, राइट हैंड पाम रूल, काफी दिन हो गए, चेक करिए। फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स यहाँ। इसमें देखिए फील्ड अंदर, करंट यहाँ, फोर्स इधर। इसमें देखिए फील्ड अंदर, करंट नीचे, एक बार चेक करके देखिए। इसमें फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स। फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स। फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स। आप खुद देख सकते हैं, ये सारे फोर्स इसको स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करके तुरंत किस में कन्वर्ट कर देंगे? एक सर्कुलर लूप में। सर्कुलर लूप में नेट फोर्स कितना होगा? 0। आप चेक कर सकते हैं, इस हिस्से पर यहां लगेगा, इस हिस्से पर यहां, 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 नेट फोर्स 0 है, बिल्कुल 0 है। और सर फिर टेंशन कैसे डेवलप हो जाएगा? टेंशन भी 0 होना चाहिए। तो एक कल्पना करिए, एक धागा इमेजिन करिए बैठे बैठे, और उस धागे को दो बच्चे खींच रहे हैं, मासलेस धागा है, दो बच्चे खींच रहे हैं, दोनों 100-100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। सोच के बताइए, क्या धागा कहीं जाएगा क्या? नेट फोर्स तो 0 है। आपको लगेगा नेट फोर्स 0 है तो टेंशन भी 0 होगा। इमेजिन करिए यहीं बैठकर दोनों लोग खींच रहे हैं, एक बार धागे को जाके हाथ लगा के इमेजिन करिए, धागा एकदम टाइट होगा, एकदम टाइट। इसका मतलब धागे में तो जबरदस्त तनाव है। नेट फोर्स 0 है पर धागे में तनाव 0 नहीं है। इमेजिन करिए, एक रबड़ बैंड लीजिए, रबड़ बैंड को अपने हाथों में इस तरह से फंसा लीजिए, एकदम सर्कल में बना लीजिए। नेट फोर्स तो 0 है, पर बताइए रबड़ का हर हिस्सा क्या खिंचा हुआ है या नहीं है? खिंचा हुआ है। देखिए इमेजिन करिए, इससे इमेजिन करिए, आपको मन खुश होगा। दोनों बच्चे खींच रहे हैं, नेट फोर्स 0 है, धागा कहीं नहीं जा रहा, पर इसके हर एलिमेंट पर क्या लग रहा है? टेंशन। सेम यहां सोचिए, नेट फोर्स 0 है परंतु टेंशन 0। ये देख लीजिए, नेट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप इज 0, बट टेंशन पूछा गया है। उत्तर भले ही याद है, शॉर्ट नोट में भी जाएगा RBI, पर 5 मिनट में डिराइव करके देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा। बोलिए करें क्या? आइए देख लेते हैं जल्दी से। अब इस पे मुझे फोर्स चाहिए, आपको याद है इसको मैंने क्या किया? दो हिस्सों में काट दिया, ये काट दिया, यहां से कैंची चला दी। अब बताइए ऊपर का हिस्सा ऐसा होगा, इस हिस्से पे टेंशन कहां लग रहा होगा? टेंशन, क्या टेंशन अवे लग रहा होगा? इस हिस्से पे बताइए, अवे लग रहा होगा। टेंशन की यही तो खास बात है, आई कर दो। टेंशन की खास बात देखिए, टेंशन का स्वभाव हमेशा खींचने का होता है, ये धक्का तो दे ही नहीं सकता। अब देखें, ये रस्सी है, ये, अब आप देखें, इस रस्सी की सहायता से आप ग्लास को पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते। देखें आप, नहीं कर सकते, टेंशन का स्वभाव है ये। टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, पुश कर ही नहीं सकते। आप देख लीजिए ना, ये आप इस आई कार्ड की सहायता से इस गिलास को खींच सकते हो, तनाव वस्तुओं को खींच सकता है, तनाव वस्तुओं को धकेल नहीं सकता। इसलिए किताबों में कहा जाता है कि जो टेंशन होता है वो हमेशा ब्लॉक से अवे। क्यों अवे लगता है? क्या कारण है अवे का? क्योंकि देखिए टेंशन ब्लॉक को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, पुश नहीं करेगा। किसी दिन नींद में आपने ऐसा बना दिया,
तो गड़बड़ है ना। आपको हंसी आनी चाहिए। ये तो मैंने क्या कर दिया, टेंशन से वस्तु को दबा दिया, जबकि टेंशन कभी दबा, इसलिए कहा जाता है टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अवे, अवे से क्या मतलब है, क्योंकि वो हमेशा बॉडी को पुल करेगा। रस्सी ऊपर है, टेंशन इधर, इधर है तो टी इधर, रस्सी नीचे है तो अवे, हमेशा वस्तुओं को क्या करेगा, पुल करेगा। ये गलत है, कभी पुश नहीं कर सकता। इसलिए लिखा जाता है किताबों में, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अवे, अवे का मतलब है दूर, अवे का मतलब है उसको क्या करेगा, खींचेगा, कभी उसको धकेलेगा नहीं। यही बात मैंने आपसे यहां पूछी, बताओ इस बिंदु पे टेंशन सीधा है, अवे लगेगा, इस बिंदु पे टेंशन अवे लगेगा। बोलिए हाँ है क्या। चलिए इस पे फोर्स निकाल सकते हैं सेमी सर्कल पर, याद करिए, सेमी सर्कल पे फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों इनिशियल और फाइनल को सीधा जोड़ दो, बताओ रेडियस आर है तो ये 2r, करंट कहां से कहां जाएगी, जो ओरिजिनल है ए से बी तो ए से बी जाएगी। इस ए से बी में बल बता सकते हैं, बताइए कैसे। फॉर्मूला वही, फॉर्मूला वही, एफ बराबर बिल साइन थीटा बी आई एल 2r। लंबाई है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड में। वापिस बोलो, लंबाई, मैग्नेटिक फील्ड, साइन में। तो बताइए फोर्स कितना, बी आई इंटू 2r। तो इस पे फोर्स लग रहा है बी आई इंटू 2r ऊपर, और टेंशन नीचे। कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे, कहीं नहीं, नेट फोर्स जीरो है। तो बी आई इंटू 2r मस्ट बी बैलेंस आउट बाय 2 से 2, टेंशन इज आर बी। ये टेंशन सीधा याद कर लें तो अच्छी बात है, डेरिवेशन अपनी समझ के लिए, फिजिक्स की क्लियरिटी के लिए डेरिवेशन बता दिया गया है, बाकी आपको पता होना चाहिए। दो अलग अलग प्रश्न है बच्चों, नेट फोर्स पूछेगा आज भी जीरो ही आएगा, परंतु इमेजिन करिए उसके हर हिस्से में तनाव लग रहा है, हर हिस्सा खिंचा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए टेंशन तो आएगा। यहाँ एक बार सवाल आया हुआ है, अगर रेडियस को डबल कर दें तो बताइए टेंशन क्या होगा, डबल हो जाएगा। करंट को डबल कर दें तो टेंशन डबल हो जाएगा। वो आप यहाँ से सोच सकते हैं। सही है। बढ़े आगे, नोट कर लें किताब। एक एक टर्म को लिख लें, बाद में परेशान होना ही होता है, आपने लिख लिया करो। जब हमें पता है कि हमें ही बाद में परेशान होना है, तकलीफ उठाना है, तो अभी इसको अच्छा कर लो ना। बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, टी टेंशन, दिक्कत क्या है, जितनी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी उतना बढ़िया रहेगा। तो टी बराबर आर बी आई, आर क्या है, रेडियस, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करें। दो अलग अलग प्रश्न है, नेट फोर्स पूछेगा तो जीरो, टेंशन पूछेगा तो आर बी आई। बढ़े आगे।
साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग या कोई फॉर्मूले कुछ अलग से नहीं है, सब कुछ वही है, और फिर भी एक बार सुन लेते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है कि हाँ सर पढ़ा हुआ है। नहीं तो क्या साइक्लोट्रॉन लिखा हुआ आ जाए सवाल में तो आधे बच्चे तो सवाल पढ़ के छोड़ देते हैं। अरे बाकी सवाल में अभी ये फॉर्मूले आप देखना, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है, पर क्या एक साइकोलॉजिकल डर होता है, अरे यार ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, पढ़ लेते हैं। लिखिए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, क्या काम करता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है सुनिए, पहले सारी बातें इकट्ठी कर लेते हैं और फिर इसको बढ़िया पढ़ लेंगे। सभी लोग बोर्ड पे देखें। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगी, फोर्स। फोर्स लगाने से क्या पैदा होगा, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन से उसकी स्पीड बढ़ेगी। याद करिए एक फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर था, आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू डेल्टा वी। कहां से आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। और सीधा याद कर सकते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सिलरेट होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बड़ी काम आता है ये शब्द। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, एक बार इमेजिनेशन करके इसका डर हटा दो। जैसे देखना, एक बैटरी लगाई आपने यहाँ पर, एक ट्यूब ली, इसमें बैटरी लगाई, ये प्लस और ये माइनस, क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार बात दिमाग में बैठनी चाहिए, फिर क्या सवाल करने में मजा आता है। तो ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी। बताइए इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां होंगी, प्लस से माइनस। बोलो बात क्लियर है। अब आपने एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू यहां से छोड़ दिया, बताइए कहां भागेगा, इमेजिन करिए कहां भागेगा। एक पुरानी बात याद करिए, क्या क्या याद करिए, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगी, ये फोर्स लगेगा। फोर्स लगाने से क्या होगा, एक्सिलरेट होगा। एक्सिट लगाने से क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी और जो उसकी स्पीड होगी वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू वी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्यू वी। स्पीड चाहिए तो 2 QV/m। बड़ी पॉपुलर बात है मॉडर्न में, इलेक्ट्रो में, साइक्लोट्रॉन में। ये ऐसी बातें जो हमेशा आनी चाहिए, इसमें है हूं रिवीजन नहीं चाहिए हमेशा। पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सिलेट करेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू इनटू। अब क्या होता है वो सुनिए, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वास्तव में काइनेटिक नहीं होता, ये क्या होता है, डेल्टा काइनेटिक। याद करिए वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन। अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो डेल्टा काइनेटिक क्या बन जाती है, के ई। सोच के देखो, डेल्टा के ई को खोलो, के ई एफ माइनस के ई। मैं कह रहा हूं स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल काइनेटिक जी। क्या बातें समझ में आ गई हैं। अब पहली बात, साइक्लोट्रॉन काम क्या आता है, लिखते जाइए जितना मैंने लिख दिया है, फिर साइक्लोट्रॉन की वर्किंग समझते हैं। लिखते जाइए। तो डेल्टा काइनेटिक और काइनेटिक में अंतर है भाई। ओरिजिनल फॉर्मूले में तो हमेशा क्या आएगा, डेल्टा काइनेटिक। सर डेल्टा क्यों आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम याद कर लीजिए, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सोचो, आपने 100 वोल्ट लगाया तो कोई बताएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। 100 वोल्ट लगाया और इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन पे लगाया तो 100 ईवी।
याद है? 100 वोल्ट लगाया तो काइनेटिक एनर्जी 100 ही। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी को याद हो, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी बताओ, बहुत काम आएगा। ये स्टैंडर्ड बातें हैं भाइयों, ये जितनी अच्छी पता होंगी ना उतना फिजिक्स से डर कम होता जाता है। स्टैंडर्ड बातें। चलो, तो पहला सवाल, साइक्लोट्रॉन क्या काम आता है? टू एक्सिलरेट द चार्ज पार्टिकल और आयंस को, चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जाइज करने में काम आता है। क्योंकि आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते समय या केमिस्ट्री पढ़ते समय टीचर बोल देता है अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई, हाई एनर्जी पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, तो भाई बोलना तो आसान है पर वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल लाओगे कहां से? साइक्लोट्रॉन से। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को क्या कर देता है? एक्सीलरेट करता है और उनकी एनर्जी को क्या करता है? बढ़ाता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो या कोई मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हो, वहां लिखा हुआ है बम्बार्डिंग ऑफ हाई एनर्जेटिक पार्टिकल। तो भाई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल कहीं से तो आएंगे, तो वो कहां से पैदा होते हैं? साइक्लोट्रॉन उनको क्या करता है? एनर्जाइज करता है। कैसे करता है वो सब अभी आएगा, पर एक पहला एम क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। लिख लिया क्या सारा? देखते चलो। जल्दी आ जाओ फटाफट। देखिए, अब 12वीं क्लास में बोर्ड में पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सारा। इसके अंदर क्या होते हैं? दो डीज होते हैं। डी लेटर है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डीज। डी शेप के हैं, इसे बोलते हैं डीज। यहाँ एक एसी सप्लाई लगाते हैं। एसी सप्लाई लगाने से क्या होता है? जो पोलरिटी है वो लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है एसी सप्लाई। सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। और यहाँ क्या लगा रखी है आपने? एक मैग्नेटिक फील्ड पूरे में, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। सर इलेक्ट्रिक दिखाई नहीं दे रही सर, अभी दिखाई देगी, बताता हूँ। किसी समय ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, बताइए इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। पूछिए क्यों नहीं होती? क्योंकि ये मेटल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? और सोचिए मेटल कौन है? कंडक्टर। याद करिए कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0। अब सुनते जाइए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक, 2 मिनट में। बोर्ड पे देखिए, यहां से आपने एक आयन को छोड़ा, आयन को छोड़ा, कोई गैस थी हीलियम गैस, हीलियम गैस से आयनाइजेशन हुआ, अल्फा पार्टिकल बना, अल्फा पार्टिकल गया। अब सोचिए अल्फा किधर जाएगा? अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है? सोचिए पॉजिटिव। एक एक लॉजिक है। पॉजिटिव, पॉजिटिव पे बल कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस दिशा में लगाएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां से यहां गया। क्या इसकी स्पीड बढ़ी क्या? बिल्कुल बढ़ी, अभी पढ़कर आए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने पर वो एक्सिलरेट होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहां आया, क्या उसकी स्पीड बढ़ गई? अब सुनना, नींद मत लो, बोर्ड पे देखो। अब क्या हुआ? जैसे ये डी के अंदर घुसा, डी में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, कौन लहे? मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? ये जा रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितने डिग्री पर एंटी? 90 डिग्री पर एंटी, 90 डिग्री पर सर्कुलर पाथ। ये देखिए इसने सर्कुलर पाथ किया, ये सर्कुलर पाथ किया। सर्कुलर पाथ से क्या हुआ? ये जैसे ही सर्कुलर पाथ करके यहां आया, इसने एसी की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? पोलरिटी को बदल दिया। ये प्लस माइनस नहीं, अब ये क्या बन गया? प्लस, और ये क्या बन गया? इसलिए एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इसकी चक्कर करने की फ्रीक्वेंसी और एसी की फ्रीक्वेंसी दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए।
जितने समय में इसने आधा चक्कर किया उतने ही समय में अपनी पोलरिटी को, क्यों सर बदलना क्यों जरूरी है, जरा सुनिए मजा आएगा। जैसे इसने चक्कर पूरा किया पोलरिटी, बताइए अल्फा किसकी तरफ आकर्षित होगा, माइनस की तरफ या प्लस की तरफ, ये यहां आकर्षित होगा। पर जैसे ये इस फील्ड में से गुजरेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों, ये रहा कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू डेल्टा वी। जैसी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में घुसेगा फिर से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब बताइए क्या होगा, स्पीड बढ़ गई, पुराना कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं, आर बराबर एम वी बाय, स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस, रेडियस ज्यादा होगी। बताइए रेडियस ज्यादा होते ही आप बड़ी रेडियस पे चक्कर लगाएगा, बड़ी रेडियस पे चक्कर लगाएगा, फिर बड़ी रेडियस पे चक्कर लगाएगा, फिर बड़ी रेडियस पे चक्कर लगाएगा, इस तरह से। अच्छा, हर बार जब वो यहां से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब आप सुनना क्या होगा, मान लो मुझे 1000 ईवी एनर्जी देनी है। एक तरीका तो ऐसा है 1000 वोल्ट लगा दो, दूसरा तरीका सुनना, लगाया 10 वोल्ट, पर 10 वोल्ट में इसको बार बार निकाला, एक बार निकालोगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी कितनी बताइए, 10 ईवी। फिर अगली बार निकालोगे तो 10 ईवी तो थी, फिर 10 ईवी और बढ़ गई, कितनी हो गई 20 ईवी। शब्द थोड़े कठिन लग रहे होंगे, वापस सीखो। डेल्टा काइनेटिक बराबर क्यू वी, मानते हो, डेल्टा काइनेटिक बराबर के ई एफ माइनस, के ई एफ माइनस के ई आई बराबर क्यू इंटू वी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, इनिशियल वाली तो है ही प्लस क्यू वी, हर चक्कर में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। या तो 1000 वोल्ट सीधा लगा दो, पर 1000 वोल्ट सीधा लगाना कठिन है, दूसरा आसान तरीका बताइए क्या है, 10 वोल्ट में बार बार निकालो। बार बार से क्या होगा सोचो ना, जब एक बार निकलता है तो उसकी एनर्जी 10 ईवी से बढ़ जाती है, दूसरी बार निकलेगा तो 20 ईवी, तीसरी बार निकलेगा 30 ईवी, चौथी बार, इस तरह से उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो लगातार क्या होता जाएगा, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप होता जाएगा। और जैसे ही वो एग्जिट बिंदु पे आएगा, यहाँ एक एग्जिट विंडो होती है, वहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किससे, हाई एनर्जी से या लो एनर्जी से, हाई एनर्जी। दो इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो एसी की फ्रीक्वेंसी और उसके सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होनी चाहिए। अब सारे फॉर्मूले वही लगेंगे, कौन से वाले, 90 डिग्री वाले। याद करो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किसी को याद हो, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, कहां से आया, याद आया, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, रेडियस पूछ ले एम बी बाय क्यू बी, यहां से स्पीड पूछ ले तो बताओ क्यू बी आर बाय एम, कोई काइनेटिक एनर्जी पूछ ले हाफ एम वी स्क्वायर। सारे फॉर्मूले वही, साइक्लोटोन पे नाम पे नया कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम समझ में आ रहा है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का काम, उसको एक्सीलेट करना। मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है सर, मैग्नेटिक फील्ड का काम समझ में नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसको मोड़ कर वापस उसी में से फिर से घुमाना, नहीं तो एक बार निकल गया इसको वापस कौन लाएगा। अरे सर मैं ले आऊंगा प्रोटॉन को पकड़ के, प्रोटॉन को कैसे पकड़ लोगे, कोई प्रोटॉन दिखता है क्या आपको, कोई वो थोड़ी ना कि प्रोटॉन को आप स्टीयरिंग लगाए उसको घुमा के ले आए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको बार बार घुमाकर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से बार बार पास कर रहा है, बार बार पास कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, टर्न कर कर इलेक्ट्रिक फील्ड में से उसको बार बार गुजार रहा है, बार बार। मैग्नेटिक फील्ड क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकता है क्या, आंसर है नहीं, भूल गए पुरानी बात। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की औकात नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दे। काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, उसको बार बार सर्कुलर टर्न पे घुमा कर इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवा रही है। या तो 1000 वोल्ट सीधा लगा दो, दूसरा तरीका बताओ 10 वोल्ट लगा के बार बार
बार बार चक्कर लगवाओ, हर चक्कर में जब वो पास होगा उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ती जाएगी। ये इसकी वर्किंग है। फॉर्मूले मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से रटने की आवश्यकता है। तो दो तीन छोटी छोटी बात याद रखिए। पहली, साइक्लोटोन क्या काम में आता है, साइक्लोटोन क्या काम में आता है, एनर्जाइज करने काम आता है। एक बार एम्स में सवाल आ गया, साइक्लोटोन से इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट नहीं किया जाता। उसका कारण है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। पर मास कम होने से क्या परेशानी है, मास कम होने से परेशानी ये है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मास में चेंज आता जाएगा। क्यों पता है, मास क्या होता है, m बराबर m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। स्पीड ज्यादा बढ़ने से मास चेंज होगा। सोचिए मास बहुत ज्यादा चेंज होने से उसकी सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी भी लगातार बदलती जाएगी। सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी बदल गई, बाहर एसी की फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदल रही, हो तो कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज, तो दोनों मिसमैच हो जाएंगे। मिसमैच हो जाएंगे तो वो एक्सेलेरेट नहीं होगा। उसके लिए एक अलग डिवाइस बनती है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, किसी ने सुना हो तो बीटाट्रॉन होती है। ये क्या नाम है इसका, साइक्लोट्रॉन। तो एक बार एम्स में सवाल आया हो, आप लिख लीजिए, साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट नहीं किया जा सकता, और उसका रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। फॉर्मूले अलग से रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलना चाहिए सारे फॉर्मूले वही हैं। मिटाऊं क्या, जल्दी आ जाओ। साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ये देख लीजिए, 3 डायमेंशन व्यू इस तरह का होता है। देखिए ये तो आपको डी दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर नीचे मैग्नेट लगा रखी है। क्या लगा रखी है, मैग्नेट। इन मैग्नेट से क्या पैदा हो रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये बीच में एक छोटा सा गैप है, इस गैप में देखिए यहाँ इन प्लस माइनस पर क्या लगा रखी है, सप्लाई, एसी सप्लाई। क्या है, ऑसिलेटर। क्या कर रहा है बताइए, क्या करता है ये, पोलरिटी को बदलता रहता है, पोलरिटी को बदलता रहता है। अंदर 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 देखो ये घूमता जा रहा है, बार बार इस रीजन से गुजरेगा, हर बार इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये इसका 3 डायमेंशन व्यू है। ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है जो हमने बनाया। बताइए, डॉट 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 क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस डॉट कोई उससे मैटर नहीं करता। ये देखिए बात समझ में आ रहा है ऐसा कैसा हो रहा है, देखिए हर बार। अच्छा उसकी रेडियस क्यों बढ़ती जा रही है बताइए, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड क्यों बढ़ रही है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या कर रहा है, एक्सलेट। हर बात का कारण देखिए, बढ़ते 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 जब उसकी रेडियस डी की रेडियस के बराबर हो जाएगी, ये यहां से क्या कर जाएगा, एक्सिट। ये एक्सिट हो, दो आपको डी दिख रहे हैं, D1 और D2। ये ऑसिलेटर दिख रहा है जो पोलरिटी को क्या कर रहा है, बदल रहा है। ठीक है, ये एक बार पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ताकि अच्छा इसमें दो चीजें काम की हैं वो आप लिख लीजिए। पहला, द साइक्लोटोन इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जी। ऐसा कैसे सवाल पूछा जा सकता है, साइक्लोटोन क्या काम में आता है, दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। द पार्टिकल
सेमी सर्कुलर डिस्क में से गुजरता है, जिनकी जो शेप है वो डीज कहलाती है, क्योंकि ये किसकी तरह दिखती हैं? लुक लाइक लेटर डी, लुक लाइक लेटर डी। ये मैंने सारी बातें आपको बोल दी। पहली लाइन आप लिख लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने आपको लिखवाया भी, साइक्लोटोन क्या काम करता है। थ्योरेटिकल सवाल यहां से बन सकता है। ये पे एक बार पढ़ लीजिए, पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी है, तो दिमाग में एक बार सारे शब्द आपके बैठ जाएंगे। देखिए, इनसाइड द मेटल बॉक्सेस द पार्टिकल इज शील्डेड, नॉट एक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कारण बताइए। मेटल है, मेटल क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुस सकती, याद करिए। एक बार पढ़ लीजिए तसल्ली से। ये देख लीजिए, एवरी टाइम द पार्टिकल मूव फ्रॉम वन डी टू अनदर डी इट इज एक्टेड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक डी से दूसरे डी में जाता है तो उस गैप के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? उसको एक्सिलेट करती है। each time the acceleration increases the energy of the particle. As energy increases, the radius of the circular path। अब ये क्या चीजें लिखता नहीं है, बस ऐसे लिख देता है, इसलिए बच्चे एनसीईआरटी से भागते हैं। यहां लिखना चाहिए ना, एनर्जी बढ़ी तो क्या बढ़ेगी? स्पीड। स्पीड बढ़ेगी तो आर बराबर एम वी बाय स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस। एक्सप्लेन हो गया। देखिए, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीजेस, द पाथ इज स्पाइरल वन, ऐसा स्पाइरल दिखता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये बात अच्छी लिखी है, देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज एडजस्टेड सो दैट द पोलरिटी ऑफ द डी इज रिवर्स इन द सेम टाइम दैट इट टेक्स द आयन टू कंप्लीट वन हाफ द रेवोल्यूशन। हिंदी में मतलब बताओ। जैसे इसने आधा चक्कर पूरा किया, डी की पोलरिटी क्यों बदलनी चाहिए? नहीं तो वो एक डी से दूसरे डी में जाएगा क्यों भाई? एक डी से दूसरे डी में तभी जाएगा जब पोलरिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। फिर वो आधा चक्कर करेगा, फिर उसकी पोलरिटी। ये बात जरूर लिख लीजिए, यही बात काम की है। मैंने आपको बोल भी दी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और आधा चक्कर लगाने में उसका समय दोनों बराबर होने चाहिए। लिख लीजिए। एक सॉल्व एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन लिख लें। खुद कोशिश करिए। क्वेश्चन इसलिए जरूरी है कि साइक्लोटोन के नाम पे कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, पर क्या लैंग्वेज ऐसी लिखी होती है तो हम छोड़ देते हैं, अरे यार साइक्लोटोन तो अलग चीज है। सारे फॉर्मूले वही हैं भाइयों, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। चैप्टर बड़ा है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए। 4 प्रश्न देगा ये पेपर में आपको।
क्वेश्चन लिख लीजिए, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई लैग हो रहा है क्या, समझ में आ रही है सारी बात, सब ओके है क्या, कोई दिक्कत हो तो बता दें, चैट पे बता दीजिए, क्लियर है सब। बढ़ू कर सकते हैं, देखिए क्या क्या दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 मेगा हर्ट्ज, मेगा मतलब 10 की पावर 6। ठीक है साहब, फ्रीक्वेंसी डरना नहीं है, सब लिखते जाइए, सब सवाल हो जाते हैं। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या पूछा है, बी। ठीक है साहब, रेडियस दे रखी है 60, रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो किस में बदल दें, मीटर में। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकालेंगे बताइए। काइनेटिक एनर्जी आते ही दिमाग में क्या क्लिक किया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वी हटाओ, ये वी कैसे हटाएंगे, आर बराबर एम वी बाय क्यू वी, यहां से बी हटा दीजिए, बताइए बी कितना आएगा, क्यू वी आर बाय एम, खत्म हो गया सवाल, सब दे रखे हैं। बी पूछा है तो बी निकाल लो, बी कैसे निकाल लेंगे, एफ का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्यू बी बाय 2 पाई एम, दो पार्ट हो जाएंगे, पहले यहां से बी निकाल लीजिए, बी को यहां रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। दो पार्ट हैं सवाल के, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, कैलकुलेशन है, बाकी डेटा और सब जानकारी आपको दे रखी है। नहीं, एक बार ये रेडियस डी किस लिए रखेंगे, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी कब आएगी उसके पास, इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जिसकी फाइनल रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, डी की रेडियस के बराबर। ये देखो, जब ये निकल रहा होगा, एग्जिट हो रहा होगा, तो इसकी जो रेडियस है वो एग्जैक्ट किसके बराबर हो गई, डी की रेडियस के बराबर, समझ रहे हैं, लगातार उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, जब उसकी रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा कब होगी, निकलते समय तभी होगी। कर लेंगे क्या, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, वैल्यू थोड़ी सी कठिन हो सकती है, पर आइडिया है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ये आपका मैग्नेट फैक्ट पूरा हो चुका है, पहला लेक्चर खोल लीजिए, लगभग 21 लेक्चर का काम है, इसको अच्छे से तैयार करिए, बड़े चैप्टर हैं ये, 4 4 बार 5 5 बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये पेपर में रिकॉल होंगे। तो ये 21 लेक्चर की मेहनत है, जो आपने रोज क्लास अटेंड करी, रोज क्वेश्चन करे, उसके बाद ये सारी चीजें तैयार होंगी। और टोटल टोटल कितने हिस्से में बटा हुआ है, 6, 6 हिस्से में है बटा हुआ है, आप अच्छे से सेक्शन तैयार करिए, काम होता जाएगा। सही है, चलो ईएमआई चालू करने से
आधा घंटे से पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस साल अप्रैल में जेई मेन में कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो एक बार देख लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, रफ कॉपी कर लीजिए पीछे और सारे सवाल अभी अभी सॉल्व करिए। ये मैंने पूरा टेलीग्राम पे डाल दिया है, सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे हैं। ये घर जाके आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको सभी क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूँ केवल इससे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यार पेपर में ऐसा कुछ भी नया नहीं आता, ये लेटेस्ट सवाल हैं जेई मेन 2023 के अप्रैल के। 2 अटेम्प्ट होते हैं जेई में, एक जनवरी अटेम्प्ट, एक अप्रैल। जनवरी अटेम्प्ट के मैंने सारे क्वेश्चन आपको ईएलपी में दे दिए थे, याद हो तो। ये अप्रैल अटेम्प्ट के हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि यार अपन जो पढ़ रहे हैं उससे सब चीजें सॉल्व हो रही हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है कि हाँ सब सवाल बन रहे हैं। रफ कॉपी खोलिए, खटाखट खटाखट क्वेश्चन करते जाइए, मैं आपको आइडिया बताता जाऊंगा, घर बैठ के पूरा सॉल्व करिएगा। सारे क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। अभी अपलोड कर दूंगा मैं इसको। हो गया अपलोड, हो गए क्या? अभी थोड़ी ना हुआ, आ गया क्या? आ जाएगा, चलो ठीक है, आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, लिखो मत, लिखो मत, रफ कॉपी खोल लो, कॉपी के पीछे सॉल्व करो। एग्जाम जैसा फील आधा घंटे में। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, सोचिए क्या क्या लगा सकते हैं, फिर मैं आपको हिंट दूंगा। चैप्टर खत्म हो चुका है। एक क्लास टेस्ट की तरह लीजिए। अभी माइनर टेस्ट कुछ समय के लिए रोक दिए गए ऑफलाइन वाले, इसलिए थोड़े थोड़े हर तीसरे दिन इस तरह की प्रैक्टिस कराता रहे ताकि टेस्ट की अपन थोड़ी 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 प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन पढ़े आराम से। वो कह रहा है भाई अभी नीचे इस रॉड पे mg कहाँ लगेगा? नीचे। दोनों रस्सियों में क्या लगेगा? टेंशन। बहुत बढ़िया, mg टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। वो कह रहा है कितनी करंट फ्लो कराएं ताकि ये टेंशन जीरो हो जाए। कब हो सकता है जीरो? जब इस mg को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स आ जाए। बताइए, करंट फ्लो कराते ही इस वायर पे कौन सा फोर्स लगेगा? बिल साइन थीटा। आशीष सर आपने ऊपर ही क्यों लगाया? ऊपर लगाएंगे तभी तो वो mg को बैलेंस करेगा और उस केस में टेंशन जीरो हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया। बताइए थीटा 90 कैसे लेंगे? बताइए, लंबाई x में, मैग्नेटिक फील्ड z में, तो बताइए mg बराबर BIL साइन थीटा। हो गया। सिर्फ डायग्राम दिखने में डरावना है। बच्चा सवाल पढ़ता है, डायग्राम देखता है, छोड़ देता है, पर सवाल के साथ थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। मास 40 ग्राम, 40 ग्राम बटे 1000, जी 10, बी 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 0.4, करंट पूछी है, लंबाई 50 सेंटीमीटर, 50 बटे 100, साइन 90, कितना कितना? आई 2 एम्पियर। ये हम आपको इसलिए करा रहे हैं कि बेटे पेपर में डायग्राम देख के डरना नहीं होता है, सवाल को पढ़कर फाइट करनी पड़ती है। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि देखा देखा आ जाए। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये अपने एनसीईआरटी में है, कहीं नहीं है, आ गया पेपर में 2023 में। पर ऐसी बातें हैं जो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। नए क्वेश्चन करते हैं, नई लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो दिमाग और मजबूत होता है कि अच्छा यार इस तरह का सवाल कर सकते हैं। और सब ऑल इंडिया के सवाल हैं, एकदम ऑथेंटिक सवाल, लेटेस्ट सवाल। घर पे कर लीजिएगा, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ खटाखट। अगला पढ़िए, रफ कॉपी में करना है, सवाल लिखा लिखना मत करना, सब लिख लेना घर जाकर, फुल प्रैक्टिस करना पूरी। अगला देखो, कॉन्सेप्ट सोचो सवाल पढ़कर। और क्लिक नहीं कर रहे हैं तो घर जाके और पढ़ाई करो कि हाँ यार अभी थोड़ी सी कमी है, अभी प्रश्न पढ़ के चमक नहीं रहा है। चमकेगा अगर आप पढ़ोगे तो।
क्लिक करा, क्या होगा? कहानी बताता हूं। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से क्या करंट फ्लो करती है? याद करो, करंट के खूब सारे फॉर्मूले बताए थे। स्पीड वाला फॉर्मूला QV अपॉन 2πr, याद करो। करंट आ गई, फिर तो आप राजा हो। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बोलिए बायो सवर्ट लॉ, म्यू नॉट आई बाय 2r, खत्म। म्यू नॉट बाय 2r, और आई की जगह EV अपॉन 2πr। अब सब कुछ दे रखा है आपको, रेडियस पता है, वेलोसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है। ऐसा मत सोचिए हर चीज का कोई रटा रटाया फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको चीजों को इमेजिन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट पैदा होती है। करंट के खूब सारे फॉर्मूले याद कराता हूं, अभी याद आ जाएगा। एक था Q/T, एक था QF, एक था Q ओमेगा बाय 2π, और एक स्पीड में था QV/2π। ये करंट निकालने के बच्चों इतने जुगाड़ होते हैं। अब स्पीड दे रखी थी तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बोलिए क्या बात बन रही है? घर जाके आज इन सभी सवालों को कॉपी में लिखना और पूरा पूरा सॉल्व करके लाना। तो क्या घर पे अपने पास 1.5 घंटे का काम हो गया। एक काम होता है, होमवर्क मिलता है तो मजा आता है, नहीं तो टाइम पास ही नहीं होता। घर पे सोचते रहते हैं करें क्या। तो अब एक टारगेट मिल गया, यार ये 13 सवाल जेई के अप्रैल अटेम्प्ट के लेटेस्ट अपन को कॉपी में करके लेकर आने। तो एक टास्क रहता है ना, तो दिमाग खाली नहीं बैठता। अगला देखिए, सवाल पढ़िए, लिखिए मत, क्वेश्चन करिए। अब पहले तो फॉर्मूला छांटिए, सवाल पढ़िए। सवाल बढ़िया है। कोई बता सकता है कि अप्रोच क्या रहेगी सवाल की? एनीवन? एक, दो, लड़की ने सबसे लाभ करा किया था। हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए, टाइम पीरियड 2π√I/MBH। याद करिए, एक नीडल ऑसिलेट करती है तो उसका टाइम पीरियड वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में याद आया हो। सबसे पहला ये। दूसरा, और आशीष सर इसमें कहीं डिप डिप तो यूज ही नहीं हो रहा है। BH का फॉर्मूला याद करिए, BH, BH, बी कॉस डेल्टा, एंगल ऑफ डिप। कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3, टाइम पीरियड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। 20 ऑसिलेशन पर मिनट, 20 ऑसिलेशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड की जगह 1/f। अब सेटिंग बैठेगी, ये 1/f 2π√I/m, BH की जगह बी कॉस डेल्टा। अभी देखना, अभी बनेगा फॉर्मूला 2πI/M/B, सब कांस्टेंट, स्क्वायर कर दीजिए। 1/f² इज, स्क्वायर करेंगे तो 1/cos डेल्टा। तो f² इज प्रोपोर्शनल टू cos डेल्टा। F1/F2 इज इक्वल टू cos डेल्टा 1/cos डेल्टा। पूछा क्या है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी कटेगी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का तो भाई ने क्या पूछा है? रेशियो, मतलब दोनों तरफ बी अलग अलग है। तो बताइए, यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा, तो ये हो जाएगा B1/। बोलिए क्या मस्त सवाल है। F1 पता है 20 टाइम पर सेकंड की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। ये F1 है, ये F1 20 टाइम, बाद में 30 टाइम F2। पहले का डेल्टा डेल्टा 1, दूसरे का डेल्टा डेल्टा
2 और पूछा क्या है, V1 बाय, शानदार प्रश्न। कितने कॉन्सेप्ट यूज हो गए देखो आप, कितना आंसर आ रहा है बताओ, 4 बाय, तो B1 बाय B2 बता, 27 नहीं, B1 बाय B2 बता कितना आ रहा है, बस वो बता, B1 बाय B2, B1 बाय B2 कितना आ रहा है, 4 बाय, पक्का, और ये B1 बाय B2 आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 4√x, 4/9 आ रहा है क्या, देखो तो, B1 बाय B2 9√3 आ रहा है, 9√3, ठीक है, अब 9√3 आ रहा है क्या, 4/9√3, ठीक है, 4 से 4 कटा, √x बराबर 9√3, स्क्वायर कर दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 81 इंटू, सवाल करिए, सवाल से ही निखर आएगा, घर जाके इसको फिर से अटेम्प्ट करिए, वीडियो फिर से देखिए, क्वेश्चन लिखिए, आइडिया आपको पता होना चाहिए, सॉल्व करिएगा घर पर। अगला देखें, लिखो मत, केवल पढ़ो। अब इससे आपको पता चलता, अरे यार वो प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। ये देखो, अप्रैल 2023 में सवाल आ गया, डाई मैग्नेटिक क्या टेम्परेचर डिपेंड करता है, नहीं करता, याद करिए, डाई मैग्नेटिक का एक्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता था, कांस्टेंट लाइन आती थी, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, यार स्टेटमेंट के सवाल बच्चों को कराओ, जेई के एडवांस लेवल के सवाल क्लास में होने चाहिए, पूरे नोट्स बढ़िया, एनसीईआरटी कवर, ताकि हर तरीके से कवर हो, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, यार चैप्टर हर अंदाज में पूरा करा दिया गया है, स्टेटमेंट के सवाल कराए गए हैं क्लास में, ताकि सोचने की शक्ति बिल्ड हो, जेई मेन के क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, जेई के सवाल अपन कर पा रहे हैं, पता फॉल्स या ट्रू, फॉल्स। दूसरा पढ़, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायमैग्नेटिक में अपोजिट होते हैं या सेम होते हैं, याद करो, उनके तीर के निशान पीछे होते थे, याद आया, अपोजिट, यस और रॉन्ग, यस, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2, वो तो छांटी लोग, अब क्या फर्स्ट सेकंड बोल रहे हो, ऐसी बातें करते। अब ये कितना फेमस सवाल है, आप देखो, याद होते ही आ जाए, इसकी कितनी, 0, इसकी सेमी सर्कुलर, म्यू नॉट आई बटे, आई पता है, आर पता है, इस साल भी आया था बायोसॉर्ट लॉ का नीट 2013 में, डायग्राम याद दिला देता हूं, ऐसा आया था, याद करिए, क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं, भविष्य में भी आते ही रहेंगे, अलग कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, इसलिए बिल्कुल मत परेशान होइए, जो पढ़ा दिया गया है उसको बार बार रिवाइज करिए, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, ये देखिए ये स्टैंडर्ड सवाल, ये 15-20 साल पहले भी वही है, आज 2023 में भी वही है, बिल्कुल वही सवाल, पहला क्वेश्चन अपने नोट्स का, मिनोट आई अपॉन 4r, बिल्कुल बेसिक सवाल। सवाल पढ़िए, फॉर्मूला बताइए कौन सा लगाएंगे, कौन सा वाला, एक्सिस और सेंटर वाला, याद आया, बी एक्सिस बराबर बी सेंटर अपॉन पावर, बोलो क्या ये बात क्लियर है, अब ये फॉर्मूला याद है तब ये प्रश्न हो सकता है, प्रश्न पढ़ते ही स्ट्राइक करे तब मजा है, कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, दोनों में बात कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब सीधा दे दिया उसने, रेडियस भी आर है और दूरी भी आर है, तो ये भी आर, ये भी आर, 1r अपन r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 1 + 1,
अगला पढ़िए। इस सवाल पढ़ के कुछ याद आएगा आपको? वहां एक 4 लाइन छोड़ी थी, वो पन्ना भी खोल लोगे आप, याद करो। 4 लाइन छुड़वाई थी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पन्ने पलटो। कहा था आपको एनसीईआरटी से पढ़ना, आप पढ़ नहीं पाए और उसने सवाल बना दिया। ये अंतर है बस, देखो आप। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिव, वोल्टेज सेंसिटिविटी, 4 लाइन छुड़वाई थी, देखो आप। कहा था घर पे पढ़ना, एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा पैराग्राफ, और उसने भाई ने सवाल ही बना दिया, देखो आप। 4 दिन की छुट्टी राखी की क्या हुई, क्वेश्चन बन गया उसका। और आपको कहा था वो पढ़ना, पढ़ ही नहीं पाया, आप उलझे रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, करे इतना व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता। कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा? याद करिए। करंट सेंसिटिविटी, पन्ने पलटिए। करंट सेंसिटिविटी पाई बटे आई कितना आया था? एन बी ए बटे सी। उसने कहा अगर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हो तो करंट सेंसिटिविटी डबल, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। क्या सही है क्या? यस, बिल्कुल सही है। पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती, वोल्टेज सेंसिटिव होती है एन बी ए बटे, ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो रेडियस, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, क्योंकि वायर की लंबाई बढ़ जाती है। तो बताइए वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रहती है। शायद ये आपको नहीं बताया था, मैंने बता दिया था क्या? ध्यान दें, बहुत बढ़िया सवाल बनाया है, सेम उस पैराग्राफ को लेकर बनाया है। और आपको कहा था कि ये जो थ्योरेटिकल चीजें हैं ना, ये एनसीईआरटी से पढ़ा करो, उसी पैराग्राफ से सवाल बना दिया। और आपको उस दिन भी कहा था ये पैराग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, वहां पे प्रश्न बन सकता है, हम पढ़ने में रह गए और इतने में उसने क्वेश्चन बना दिया, देखिए। बस इतना ही अंतर रहता है, फ्रीक्वेंसी मिसमैच। आपको कहा था रेजिस्टेंस डबल कर भी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वायर लेंगे ना तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो वो 4 लाइन छोड़ी थी, अब लिख लीजिए, अब नहीं रह जाए वो छूटी हुई, अब भर लीजिए उनको। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने पर करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाती है, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होती। तो पहला ट्रू और दूसरा दूसरा फॉल्स, वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रहे। पुराने जेई के सवाल करने पर कितनी बातें सीखने को मिलती हैं, और हम पक्के हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं कि सारे पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं किताबों में दे रखे हैं वही आ रहे हैं बार बार, कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा। चलो ये वाला देखो, क्या कह रहा है सवाल। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हैज कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, एक पैरेलल भी है और एक परपेंडिकुलर भी है, कुछ याद आ रहा हो तो। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास दो कंपोनेंट हैं, एक परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है। बताइए क्या होगा? परपेंडिकुलर तो सर्कल पे ले जाएगा और पैरेलल उसको आगे, ऐसे हेलिकल। देखिए ये हेलिकल की एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड। बताइए दोनों एक दूसरे के पैरेलल, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? हेलिकल पाथ पे जाएगा, स्ट्रेट तो जा ही नहीं जा सकता, सर्कुलर जा ही नहीं सकता, दो बचे। हेलिकल, हेलिकल का जो एक्सिस है वो ये रहा, और बी भी इसके अलोंग है, तो हेलिकल पाथ विद द एक्सिस अलोंग द,
कितने छोटे कंसेप्चुअल प्रश्न है। ये आपकी एक दिमाग की साइकोलॉजी को तोड़ता है कि सिर्फ फॉर्मूले रट लो उससे काम हो जाएगा। कहाँ है फॉर्मूले? अप्रोच, डायग्राम, सिचुएशन, उन पे सवाल है। कहाँ है फॉर्मूले? आप पिच के रेडियस के रट रहे हो, फॉर्मूले पूछ ही नहीं रहा वो तो अप्रोच पूछ रहा है कि देख क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव परीक्षा है भाई, बहुत ज्यादा रट्टाबाजी से काम नहीं चलना। अब ये चित्र दिखते ही समझ में आ जाए। दो कॉइल 90 डिग्री पर हैं तो बी नेट √2b, b1 स्क्वायर प्लस, और दोनों सेम हैं तो √2b। याद करिए, पॉपुलर क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहा है, इसलिए मत परेशान होइए। पूछा है पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच एक तरह की दूरी है, दूरी का फॉर्मूला स्पीड इनटू कौन सा कंपाउंड आगे ले जाता है, v cos 2πm अपॉन पिच। आगे सीधे सीधे क्वेश्चन है, कहीं कुछ भी नहीं। फिर असर्शन रीजन, असर्शन रीजन के प्रश्न इतने क्यों भाई? पैटर्न चेंज हो गया है। अभी जो नया पैटर्न चल रहा है बच्चों, उसमें असर्शन रीजन के प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए क्लास में असर्शन रीजन के प्रश्नों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बार बार कराए जा रहे हैं ताकि आप सोचना सीख सको। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन में काम आते हैं? बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। दूसरा, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी लो और परमिएबिलिटी, परमिलिटी तो हाई होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से पास हो सके। आयरन फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक का म्यू आर बहुत ज्यादा होता है भाई। हाईली परमिएबल, हाईली परमिएबल। स्टेटमेंट असर्शन ए सही है, रीजन भी और एक्सप्लेनेशन भी। कौन सा आंसर? बोथ एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट, इसलिए सॉफ्ट आयरन को काम में लिया जाता है। ये अच्छा सवाल है, इसको पढ़िए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास खत्म करते हैं। आज घर जाके कुछ मत करो, 1.5 घंटे का टास्क मिल गया, अब इधर उधर समय नहीं खराब करना। आज जेई मेन के अप्रैल के 13 सवाल कॉपी में लिखो तरीके से, 12-13 सवाल, और इनको पूरा पूरा सॉल्व करके लाओ। खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पूरा चैप्टर तैयार हो गया। अब ये कितना बढ़िया सवाल है वो देखना। वो कह रहा है जो टोरॉइड के अंदर का स्पेस था आपने मटेरियल से भर दिया, तो पहले क्या थी फील्ड बताओ? म्यू नॉट एन आई। जब कब था? फ्री स्पेस। अब मीडियम भर दिया तो म्यू नॉट या म्यू नॉट इंटू म्यू आर। मटेरियल बढ़ने के बाद म्यू आर आ जाता है, बोलो हाँ है। अब उसने बोला है परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनटू, बोलिए सही है। b1 को अलग कर दे, b2 बाय b1 माइनस b1 बाय b1 इंटू 100। b2 बता, म्यू नॉट म्यू आर एन आई बटे b1 म्यू नॉट एन आई इंटू 100, बोल सही है। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू आर -1। अब गाड़ी कहां फंसी? म्यू आर पर। म्यू आर याद करो, म्यू आर 1 प्लस काई एन। क्या मस्त प्रश्न बनाए, कितनी बातें यूज हो गई। टोरॉइड का फॉर्मूला, मटेरियल डालने के बाद परसेंटेज चेंज, म्यू आर का फॉर्मूला 1 प्लस काई एम, म्यू आर की जगह 1 प्लस काई एम -1 इंटू 100। आंसर आ गया काई एम इंटू 100। काई एम दे रखा है 2 इंटू 10⁻²। शानदार सवाल, इतना पेपर में चमक जाए तो बहुत जबरदस्त रैंक जाएगी। देखिए आप, फ्री स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल डालने के बाद फील्ड, परसेंटेज चेंज और म्यू आर का फॉर्मूला
1 प्लस काय। बढ़िया सवाल है। क्या आंसर आएगा बताइए? 2%। लास्ट स्टेटमेंट के सवाल, असर्शन रीजन के सवाल पे ज्यादा जोर, ज्यादा फोकस, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, तो इस पे ज्यादा मेहनत किया है। खूब सवाल कराए गए हैं स्टेटमेंट के। डाई मैग्नेटिक का काई नेगेटिव होता है क्या? अब जिसको टेबल याद है तब काम होगा। डाई मैग्नेटिक का काय नेगेटिव होता है, पन्ने पलट लीजिए। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। डाई मैग्नेटिक आते ही हम आपको एक शब्द सिखाते हैं, रिपल्शन। कहां भागेगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीक। क्या 4 असर्शन रीजन के सवाल आ गए? अब आप नोट्स पढ़ोगे ना, आपका फोकस जाएगा, अच्छा यार ये वाला पॉइंट हमें याद करना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे सवाल आ गया, याद होना चाहिए। डाई मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो प्रश्न करने से क्या होता है, उन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान जाता है पढ़ते समय, क्योंकि अच्छा इस बात पर क्वेश्चन बन चुका है, तो ज्यादा हम फोकस कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, थ्योरेटिकल बातें होती है ना, हम तुरंत पन्ने पलट देते हैं। अब आपको दिख गया यार डाई पैरा फेरो पर ही 4 प्रश्न आ गए जेई में, इसका मतलब मुझे डाई पैरा फेरो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट पे सवाल आ गया तो हिस्टेरिस का भी पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन करने से आइडिया लगता है कि इन इन क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बताइए क्या आंसर आएगा? दोनों सही है, दोनों सही है। सही है क्या? तो आज ये अच्छे से आप पूरा कर लीजिएगा, ताकि हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ईएमआई। क्लियर है? चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऑनलाइन कर दीजिएगा, तो ऑनलाइन मतलब अच्छा, अच्छा तो बाहर बैठी होगी। वाह, तो कल से क्या है, अच्छा महीने में एक बार आया कर।